यमुना खादर में युवक का शव हुआ बरामद। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। मामले में पुलिस कर रही लोगों से पूछताछ। जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में देर रात डॉक्टरों के साथ बदसलूकी। कोलकाता रेप मामले को लेकर भी बोले अपशब्द। डॉक्टरों ने उस्मानपुर थाने में मामला कराया दर्ज। जीटीबी अस्पताल में फिर पिस्तौल लेकर घुसा। यूपी पुलिस का जवान लेने आया था बयान। सादे कपड़ों में होने से पैदा हुई गलतफहमी। सूरजमल विहार और लोनी अथॉरिटी कल से होगी बंद। सरकार ने दोनों अथॉरिटी का कर दिया मयूर विहार में विलय। जनता सरकार के फैसले से है नाखुश। ऑटो टैक्सी हड़ताल का मिला जुला असर। ओला उबर के विरोध में की जा रही है हड़ताल। हड़ताल में नहीं देखी गई ऑटो चालकों की एकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के थाना शकरपुर क्षेत्र के यमुना खादर में एक युवक का शव बरामद हुआ। थाना शकरपुर की टीम मौके पर पहुंची तो देखा युवक के शरीर में काफी चोटों के निशान थे। पुलिस ने युवक के हाथ में टैटू बना देखा जिसमें राहुल नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा अलग अलग थाने में मृतक की फोटो भेजी गई तो थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी के 16 ब्लॉक में रहने वाले 28 वर्षीय राहुल के रूप में उसकी पहचान गई। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दी। इसी को लेकर मृतक राहुल के भाई का कहना है कि मेरे भाई को उसके ही साले ने एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में राहुल की पत्नी भी शामिल है। आपको बता दें, मृतक के परिवार का कहना है कि 20 अगस्त को सुबह 3 बजे राहुल को 3 व्यक्ति जो कि तीनों राहुल के साले हैं, राहुल को बहला फुसलाकर घर से अपने साथ ले गए थे। उसके बाद हमने राहुल की काफी तलाश की और थाना मयूर विहार में जाकर उसकी गुमशुदा होने की सूचना भी पुलिस को दे दी थी। पुलिस को गुमशुदा की सूचना देने के 24 घंटे से पहले ही राहुल का शव थाना शकरपुर पुलिस ने बरामद कर लिया था। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पीड़ित परिजनों की मांग है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना शकरपुर पुलिस इस मामले में राहुल की पत्नी सहित कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। 4-5 जने आए थे, 2-3 जने आए थे जी। हमें नहीं पता कहाँ गए, गाड़ी लेके गए। जब से गए मेरा भाई, उसके बुआ का लड़का भी कहे स्विच ऑफ है उसका फोन। नहीं, 12 बजे रात को। अरे राखी बनवा के आया जी। फिर दुआरे देखा रे घर में कोई सोया नहीं था, फिर चला गया। यही हांड बूंद के फिर आ गया क्या सो गया था, ले गया मेरे भाई को। हाँ जी। क्या कह के ले गए थे? ये नहीं पता जी क्या कह के ले गए। ससुराल में थी मैं तो, अब पता चला मैं सुबह आके कैसे कैसे उसे मार कर डाल दिया। उसके छुरी मार दी जी, हाँ मार दी, सारे हाथ बूथ सब फाड़ दी। 19 तारीख को मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी और उसके 3 साले आए थे। 20 तारीख को आए थे जी। वो 3 बजे तक भी रात को यहीं थे बाहर रोड पे। अच्छा, इसके तीनों सालों में थे कौन कौन कहाँ रहता है या सारे एक साथ रहते हैं? जी, एक तो 11 बिलों में रहता है और 2 लड़के उसके साथ वहीं से आए थे लोनी से। उसका साला भी लोनी में जाता है। अच्छा, राहुल की उम्र कितनी थी? 29 या 28 साल। जी, वही लेके गए बाइक पे बिठा के बिल्कुल। अच्छा, किस बहाने ले गए ये कुछ जानकारी मिली? ये नहीं पता लगा जी। उसकी बहू भी कह रही है वही लेके गए। 2 जन साले थे दोनों? एक साला था। हाँ। और एक तो बुआ का लड़का था, एक तो मैंने जानती कौन था। उन्होंने गाड़ी पे बिठाया था सामने से। कार लेके आए थे? नहीं, वो थी कौन सी बाइक थी। आगे के पता नहीं आगे कितने आदमी थे कितने नहीं थे। नशा वो तीनों गए थे, उसे बिठा लिया बीच में। आगे के नहीं पता आज कितने थे कितने नहीं थे। अच्छा, सुबह ले गए थे? हाँ, 3 के और उसके 4 के बीच के बीच तब वो ले गए थे। उन्होंने एकदम स्विच बंद कर दिया। उन्होंने उसका फोन नहीं लगा। उन्होंने जागते इसका काम कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के शास्त्री पार्क के जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में देर रात डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई। बता दें, डॉक्टरों ने मामला उस्मानपुर थाने में दर्ज करवाया है। इसी को लेकर डॉक्टर ने बताया कि देर रात एक पेशेंट अपनी वाइफ के साथ आया था जिसकी तकरीबन उम्र 55 साल की थी। वह अपनी मर्जी चला रहा था और अपनी मर्जी से इंजेक्शन लगवाने की
कह रहा था। इसके चलते डॉक्टर के साथ उसने गाली गलौज की और कोलकाता रेप मामले को लेकर भी अपशब्द बोले। इसके लिए डॉक्टर में नाराजगी भी है। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं रही है। हालांकि अस्पताल की ओपीडी बंद है और इमरजेंसी सेवा जारी है। एक पेशेंट आया था, वो अपने अटेंडेंट को लेकर आया था, उसको कुछ कंप्लेंट थी, तो कैजुअलिटी वाले डॉक्टर्स ने उसको देखा, उसकी कंप्लेंट के हिसाब से उसको दवाई भी लिखी। लेकिन जो उसका अटेंडेंट था पेशेंट का, वो बोल रहा था कि हमें हमारे हिसाब से ट्रीटमेंट दो। वो अपना इंजेक्शन का नाम बता रहा था कि हमें इंजेक्शन लगवाओ। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई जो हमने ट्रीटमेंट दिया है अपने नॉलेज के हिसाब से दिया है, आप पहले वो ट्रीटमेंट करवाइए, अगर उससे आराम नहीं हुआ तो दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वो इस बात पे अड़ा रहा और उसने गाली गलौज और लड़ाई चालू कर दी इस बात पे, क्योंकि हम उसकी मर्ज़ी का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। कितने लोग थे टोटल वो? सर वो एक आदमी था। अच्छा, एक आदमी था और एक फ़ीमेल के साथ आया था। उसके बाद वो नर्सिंग स्टाफ पे जाके लड़ा कि हमें इंजेक्शन लगाओ। तो नर्सिंग स्टाफ ने बोला कि जो डॉक्टर ने लिखा है मैं वही ट्रीटमेंट दूंगी और दूंगी या दूंगा, और हम नहीं आपकी मर्ज़ी से लगा सकते। उसके बाद वो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में घुस गया। वहाँ पे जाके उसने और लोगों को लेकर, दूसरे पेशेंट के अटेंडेंट्स को लेकर लड़ाई चालू कर दी। वहाँ पे गाली गलौज करी, बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करी, धक्का मुक्की भी करी। मतलब उसने डॉक्टर्स को धक्का भी दिया। क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी 55 तो 50 आपने PCR कॉल की थी इस पर? हाँ जी बिल्कुल, हमने PCR कॉल की थी। IO आए थे, उन्होंने हमारा बयान वगैरह लिया था, लेकिन हमें प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फोर्स नहीं भेजी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, क्या डॉक्टर सेफ नहीं नजर आ रही? जी सर, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट वो खुद बोल रहा था, जो अटेंडेंट था जिसने गाली गलौज करी है, वो बोल रहा था अगर कोलकाता में अगर कोई लड़की मरी है तो तुम यहाँ क्यों अपना, मतलब उसने गालियाँ आगे कंटिन्यू करी इस वर्डिंग के। जीटीबी अस्पताल में पिछले महीने ही एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा कितनी मजबूत हो गई है इसका उदाहरण फिर सामने आ गया है। एक बार फिर एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर अस्पताल में आ गया। हालांकि बाद में पता चला कि वह यूपी पुलिस से था और दिल्ली पुलिस के एक जवान के साथ अस्पताल में आया था। उसे किसी का बयान लेना था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ही पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में थे। इससे अस्पताल में डॉक्टरों को भी गलतफहमी हो गई और उन्होंने हंगामा कर दिया। बाद में पता चला कि दोनों पुलिसकर्मी हैं, इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। बताया गया कि जीटीबी अस्पताल में हड़ताल के कारण इन दिनों सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चल रही है। इसी बीच वहां दो व्यक्ति पहुंचे, जिनमें से एक के पास पिस्तौल थी। पिछले महीने हुए हत्याकांड के बाद एक बार फिर कोई व्यक्ति पिस्तौल लेकर पहुंच गया तो इस पर डॉक्टरों ने विरोध किया। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में सुरक्षा कड़ी करने के दावा किया गया और पिस्तौल लेकर आए व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी। ऐसे में उसे किसने अंदर आने दिया और उसकी तलाशी क्यों नहीं हुई, ये हैरानी की बात है। डॉक्टर ने जब विरोध किया और घटना की वीडियो भी बना ली तो काफी हंगामे जैसी स्थिति बन गई। बाद में पता चला कि वे यूपी पुलिस से है और किसी का बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल आए हैं। उनके साथ आए दिल्ली पुलिस के जवान ने भी वर्दी क्यों नहीं पहन रखी थी, इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया। दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग ने अपने कार्यक्षमता को बढ़ाने और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल के लिए अपने 3 जोनल कार्यालयों का विलय करते हुए सिर्फ एक कार्यालय बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, इससे पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार, लोनी रोड, नॉर्थ ईस्ट और मयूर विहार कार्यालय मिलकर एक संयुक्त कार्यालय बनेगा। यानी कि 23 अगस्त को सूरजमल कार्यालय और लोनी रोड नॉर्थ ईस्ट कार्यालय बंद हो जाएंगे। यहां से जुड़े कार्य 27 अगस्त से मयूर विहार परिवहन कार्यालय में किए जाएंगे। इसी पर सीसीएन संवाददाता ने सूरजमल विहार अथॉरिटी पहुंचकर जनता से बात की तो जनता का कहना है कि ये जनता के हित में फैसला नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही एक अथॉरिटी में समय लगता था, भीड़ ज्यादा होती थी, उनके सर्वर भी डाउन रहते थे। शादरा जोन और लोनी अथॉरिटी में पड़ने वाले तमाम एरिया अगर मयूर विहार में जाएंगे तो काफी दिक्कतें होंगी। वहां पर पहले से ही मयूर विहार का विभाग और जनता आती है, तो तीनों क्षेत्र की जनता का काम एक अथॉरिटी कैसे संभालेगी जब वह आज एक क्षेत्र का काम संभालने में सक्षम नहीं है। लाइनों में कुछ नहीं लगना पड़ता। अब जो लोनी उस पे जाते थे, अब वो हमारे वहाँ से काफ़ी पास पड़ता है। अब आप वहाँ कह रहे हैं वहाँ करवाएंगे, वहाँ थोड़ा दूर पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि तीनों जगह, अगर तीनों दफ्तरों एक जगह पहुँच जाएंगे वहाँ भीड़ लग सकती है? तो वहाँ भीड़ लग सकती है। अभी टाइम लग रहा है, उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अगर पास में है तो ठीक है, वहाँ एक जगह हो जाएगा तो भीड़ होगा ही होगा। नहीं, ये तो काम सही होता है जी। लेकिन जगह चेंज होगी तो दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी, परेशानी तो होगी। जब 3 जगह का एक ही जगह होगा तो दिक्कत तो होगी। अब यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, जगह भी है इनके पास। तो अथॉरिटी अगर चेंज करेंगे तो सब लोगों को दिक्कत होगी। शादरा जोन तो बहुत बड़ा है, तो अगर इसका यहाँ हो रहा है
तो ये ठीक है। अगर एक जगह होगी तो दिक्कत होगी, तो भीड़ तो बहुत होगी, क्योंकि वो बड़ी जगह तो बड़ी कर नहीं रहे, जगह तो वही रहेगी और आदमी भी कोई बढ़ेंगे नहीं वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे अगर है तो शाहदरा जोन कहाँ जाएगा, वो फिर वहाँ मयूर विहार जाएगा, भीड़ तो होगी वहाँ पे, दिक्कत तो होगी। मैं यहीं रहता हूँ एक्चुअली दिल्ली में, तो अगर अथॉरिटी यहाँ से चली जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नहीं हो पाएगा। एक तो ये है कि कन्वेंस का दिक्कत हो जाएगी, दूसरा ये है कि टाइम का दिक्कत हो जाएगी, ये हमारे लिए सूटेबल होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी, लोगों की परेशानी हाँ बढ़ जाएंगी। देखिए जनता तो परेशान हो जाएगी पूरी की पूरी। कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्यमल विहार की अथॉरिटी अगर आप कहते हो तो यहाँ का पूरा आपका करकड़ूमा, विश्वास नगर, शाहदरा, तेलीवाड़ा, भोला नगर, ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे जो अथॉरिटी के लिए आता है, अपना अप्लाई करता है लाइसेंस, वो सीधा मयूर विहार जाएगा। अब वहाँ पर कितना ऑलरेडी इतना मतलब काम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब काम बहुत सारा है। अब वहाँ से आपका लोनी की भी अथॉरिटी वहाँ जाएगी और यहाँ की भी अथॉरिटी जाएगी, तो बहुत सारा बर्डन आ जाएगा और जो जनता है वो फिर परेशान ज़्यादा होएगी। दिल्ली लाइसेंस अथॉरिटी यमुना पार में लोनी, सूरजमल विहार एवं मयूर विहार में थी, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अब सूरजमल विहार की अथॉरिटी और लोनी अथॉरिटी मयूर विहार में शिफ्ट हो जाएगी, यानी तीनों अथॉरिटी का पॉइंट अब एक ही रहेगा। इसी पर जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि जो शाहदरा जोन है वो बहुत बड़ा है, उसका काफ़ी एरिया इस सूरजमल विहार की अथॉरिटी काम करती थी, लेकिन अब जब यहाँ से शिफ्ट होगी और लोनी अथॉरिटी की जो भीड़ है वो जो मयूर विहार में आएगी, क्योंकि मयूर विहार का जितना एरिया है उसको एरिया को नहीं बढ़ाया जा रहा, जितना अथॉरिटी एरिया था उतने में ही अब तीनों अथॉरिटियों का काम होगा। तो कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि भीड़ भी होगी और समय भी लगेगा, साथ ही जाने आने का किराया भी लगेगा। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप पे पहले से ही व्यवस्था आपने बनाई हुई है उसको दोबारा ना बदला जाए। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि जो सूरजमल अथॉरिटी और लोनी अथॉरिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी और 27 तारीख से जो भी काम होने हैं ये इस अथॉरिटियों के वो सब। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों की 2 दिन से हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। आपको बता दें, दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालक यूनियन ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में हड़ताल की है। इसका असर कई हिस्सों में देखने को मिला। दरअसल ओला, उबर, रैपिडो द्वारा चलाई जा रही ऐप की वजह से इन वाहन चालकों को काफी नुकसान हो रहा है। उसे देखते हुए अधिकतर ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं और ये हड़ताल पूरी तरह सफल होती नजर नहीं आई, क्योंकि बहुत कम ऑटो चालक अपने स्टैंड पर खड़े नजर आए, वहीं काफी ऑटो सड़क पर चलते दिखे। आज के हड़ताल के बारे में हम कहना चाहते हैं कि आज की हड़ताल को लेकर जो ऑटो चालकों में भ्रम पैदा हुए हैं कि कोई यूनियन शामिल है, कई यूनियन नहीं शामिल हैं, इससे ड्राइवर जो है वो असमंजस की स्थिति में है। ड्राइवर ये चाहता है कि हम हड़ताल करूं या ना करूं, किस यूनियन का साथ दूं, किस यूनियन का साथ ना दूं, ड्राइवर गुमराह हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस को भी पैसा मिलता है कि बगैर पुलिस की मर्जी के तो कोई अवैध वाहन चल नहीं सकता है। तो हमने कई बार मीटिंग में आरोप लगाया है और सबूत भी दिए हैं शहजाद आलम स्पेशल कमिश्नर को कि इन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन कोई ढाक के 3 पात ना ही स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। अब देखो, अभी तो किसी को कोई यही नहीं पता कि अभी क्या है क्या नहीं है, मगर ये बाइक की वजह से करी गई है। ये ओला रैपिडो बाइक जो चल रही है उनकी वजह से करी गई है ये। उनसे देखो, ऑटो वालों का, ऑटो वाले इंश्योरेंस भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें, अब क्या किराया वो ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, इसलिए ऑटो का काम तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी चला सकता है। अब जैसे मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, अब नौकरी करते करते सुबह में निकला 8 बजे, मेरे को 10 बजे ड्यूटी पहुँचना है, उसने ओला ऑन करी, अपनी 100, 150, 200 रुपये की सवारी लेके गया, अपने ऑफिस पहुँच गया। ठीक है, ऑफिस पहुँचने के बाद में जब वहाँ से ड्यूटी करके निकला, फिर उसने अपनी रैपिडो या ओला काम तो है ही नहीं अब बिल्कुल भी। अब सिंगल सवारी तो हमें मिलती ही नहीं अब बिल्कुल भी। अब जाने वाला जिसमें 2-3 सवारी होंगी वही जाएगा ऑटो पे, सिंगल क्यों जाएगी। अब उन्होंने शाम को ऑन करनी है, अपने घर तक के लिए वापसी आ गए। उन्होंने 300-400 रुपये का, 500 रुपये का काम कर लेना है, ऑफिस आना जाना फ्री हो गया, घर का खर्चा चल गया। हमारी समस्या यही है, जो ओला उबेर चल रही है और ये रैपिडो वगैरह चल रही है, ये बंद होनी चाहिए। लोग प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ चला रहे हैं, हमारी कॉमर्शियल नंबर की गाड़ी है, हम लोगों को दिक्कत हो रही है कि काम धंधे पे।
मैडम कई लोग चला भी रहे हैं, अब जो अपने रिस्क पे चला रहे हैं, जो चला रहेगा। रिस्क क्या, रोड पे गाड़ी टूट सकती है, ड्राइवर को थोड़ा मार सकते हैं, तो हम लोगों ने तो हड़ताल कर रखी है। हाँ जी, हाँ जी, मारपीट कर सकते हैं। जो हम लोग जैसे काम पे नहीं जा रहे हैं, हमने हड़ताल यूनियन का साथ दे रहे हैं, हड़ताल कर रखी है, ठीक है। अगर कोई हमें दिखेगा तो हम उसको पीट भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए तो करा सरकार दिन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। पहले भी हुआ था, कोई एक्शन नहीं, धड़क के चल रही है। हाँ, बैन कर दी, तब भी चल रही है, काफ़ी है। हमें दिक्कत हो रही है, हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा, दिहाड़ी नहीं निकल पा रही। या तो सिस्टम निकालें या बंद कर दें, बंद करनी चाहिए। जुगाड़ रिक्शा चल रहा है, ये भी हमारी, ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 80,000 रुपये का रिक्शा है। वो भी इतना कमा रहा है, हम भी इतना ही कमा रहे हैं, और हम तो कमा नहीं रहे। जितनी सी सवारी है वही ले जाते हैं, ना उन पर ना टैक्स भर रहा है, ना कुछ करना उनको। हम टैक्स भी भर रहे हैं, इंश्योरेंस भी भर रहे हैं, सारी चीज़ भर रहे हैं, तब भी हमारी कमाई नहीं हो पा रही। दिक्कत क्या, इधर उधर भटकने पड़ता, कहीं 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 लेट होते हैं ऑफिस को, कोई ले जा रहा, कोई नहीं ले जा रहा। अब क्या होना चाहिए, उसका उपाय निकालना चाहिए। पूर्वी जिला पुलिस ने डकैती में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 34 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। बता दें, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की सूचना देने वाली एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें शिकायतकर्ता विनय ने बताया वह प्लॉट नंबर 323 पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में स्थित ग्रोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रात्रि सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात है और उसने 4 व्यक्तियों को कंपनी परिसर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के कार्यालयों में चोरी करते देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि कंपनी के विभिन्न गेटों पर लगे ताले टूट गए थे। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड विनय के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जाँच के लिए ASI सुमेश, हेड कांस्टेबल हर्षित कुमार, अमित कुमार, सुनील कुमार और कांस्टेबल अंकित की टीम का गठन किया गया और फैक्ट्री में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिससे पता चला कि डकैती में 5 लोग शामिल थे। जांच में पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल फोन के डेटा से पता निकाला और सीसीटीवी फुटेज में देखने वाले संदिग्धों की पहचान की। संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन की गश्ती टीमों और बीट स्टाफ को सतर्क कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों ने तकनीकी निगरानी को आधार पर अलग अलग जगह से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान राजू मौर्य, निसार अहमद, महेश, ताज हुसैन मोटे के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने उनके पास से कुल 34 मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में करेंसी, सिक्के और एक बैग बरामद किए हैं। जांच के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए चाकू और औजारों को PIA नाले आनंद विहार के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया था। उनकी निशानदेही पर ये औजार और चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के करकड़डूमा कोर्ट में वीरवार को वकील हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि करकड़डूमा कोर्ट में वकील की हड़ताल पर जब हमने वकीलों से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन शकरपुर के अंदर 20 अगस्त को एक वकील के साथ वहां के पुलिस की कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वकील ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इसी को लेकर शादरा बार एसोसिएशन ने इसकी आवाज उठाई और करकड़डूमा के सभी वकील ने इसके खिलाफ आज हड़ताल की। लेकिन बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रमन शर्मा ने अपने फेसबुक पर एक बयान दिया कि ये केवल अपने पक्ष को बचाने की साजिश है, केवल क्लाइंट का ख्याल रखा जा रहा है और चुनाव सर पर है तो यह धार्मिक राजनीति हो रही है। वहीं आई जनता भी परेशान है जब उन्होंने बताया कि आज वकील के ना होने से काफी जजमेंट का कार्य रुक गया। जनता ने कहा कि हमारा यहां आना व्यर्थ हुआ क्योंकि हमारा कोई काम नहीं हो पाया। स्कूली बच्चों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शिक्षा देने के लिए लगातार निगम स्कूलों में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ये शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा दे सके। इसी कड़ी में गीता कॉलोनी के पास लक्ष्मी मार्केट के निगम स्कूल में पिछले कई दिनों से सेमिनार चला रहा है, जिसमें तकरीबन 90 दिनों से स्कूलों के टीचर्स को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी को लेकर हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर टीचर्स मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव होंगे तो तभी बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकते। वहीं शिक्षा अधिकारी ने बताया कि टीचर को म्यूजिक, डांस, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ योगा और खासकर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे टीचर्स इन्हें सीखे और अपने अपने स्कूल में बच्चों को भी सिखा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारी शिक्षा का उद्देश्य HHH का डेवलपमेंट करना है। फर्स्ट H हेड मीन्स मानसिक विकास, सेकंड H मीन्स हार्ट मीन्स भावनात्मक विकास, HHH मीन्स हैंड मीन्स शारीरिक विकास। मतलब शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास है। जब ये तीनों का विकास होगा तभी शिक्षा का उद्देश्य सफल होगा।
जो बच्चे प्रार्थना वगैरह करते हैं, ये सब तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं, जो लड़कियों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है। ये लोग विद्यालयों में जाते हैं, इन चीज़ों को वहाँ पर बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उनको पीटी कराते हैं। है कि शारीरिक क्षमताएं अगर ठीक हैं, हमारी शरीर स्वस्थ है तो मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और जब ये सब चीज़ें स्वस्थ होंगी तो हम सीखने में एक अच्छी योग्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिजिकल टीचर्स ना के बराबर हैं, तो शारीरिक शिक्षा भी जो है अध्ययन का एक पार्ट है। तो बच्चों में शारीरिक विकास कैसे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे हों, खेल कैसे खिलाए जाएं, उन्हें जगह नहीं है तो इंडोर गेम्स कैसे कराए जाएं उन्हें, इन सब चीज़ों की स्थितियां यहाँ पे हम 15 दिन में सिखाने का प्रयास करते हैं। और आगे जाकर के ये सभी अध्यापक अध्यापिकाएं अपने स्कूलों में इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं, जिससे कि बच्चों में कहीं ना कहीं खेल के प्रति जागरूकता है। और जैसे कि इस समय भारतीय सरकार भी खेलों के प्रति बहुत जागरूक है, बहुत सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, तो उसके उद्देश्य से भी ये सब चीज़ें वो हैं। इसमें हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं। जैसे लेडीज और लड़कियां बाहर अकेले जाती हैं तो वो अपना बचाव, खुद का बचाव कैसे कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी लड़कियों के साथ उनके पेरेंट्स साथ जाएं, अकेले जाती हैं तो वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, वो उसमें हम सब टेक्निक्स बताते हैं। मैम बहुत टाइम से चल रहा है, कब करीब 22-23 लाख अभी हम लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये हमारी रेगुलर चलती रहती है। मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के टाइम में तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाहर से देखो कितने कितने केस आ रहे हैं, लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है, तो उसको देखते हुए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। ये हमें 14 डेज़ हो गए प्रैक्टिस कराते हुए और 24 तक हमारा चलेगा। इसमें हमें योगा सिखाया गया है, मार्च पीटी सिखाई है, फास्ट पीटी सिखाई है, और हमारी मार्चिंग होती है, और हमें ये सिविल डिफेंस सिखाया है, और योगा हो गया, सिविल डिफेंस हो गया, डांस भी सिखा रहे हैं हमें। एक तो हमारे अंदर हमें स्ट्रेंथ लग रही है, मतलब पहले जो हम स्टार्टिंग में आए थे उसकी बजाय अब हमें मतलब अच्छा लगता है और हम कर भी पा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी और हमें लग रहा है कि बच्चों के साथ हम ये सब करवाएंगे तो उनमें भी फिटनेस बहुत अच्छी आएगी। हाँ जी, मैंने पहले भी एक बार किया हुआ, 2017 में मैं आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर साल, जैसे मैंने सुना है कि टीचर्स को 2 साल के गैप के बाद आना होता है, पर मैं तो हर साल आना चाहूँगी, क्योंकि ये कि फिज़िकली भी आप इसके लिए बहुत अच्छे तरह से तैयार हो जाते हैं और मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, भावनात्मक रूप से आप तैयार हो जाते हैं। एक स्ट्रेस से हटके बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हर साल मैं तो आना चाहूँगी। अक्सर हम स्कूलों में बात करते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ की, उनके साथ खेलकूद की, और साथ ही साथ उनके जो शारीरिक विकास है उसकी, लेकिन हम इस बीच में भूल जाते हैं कि टीचर्स का जो विकास है वो भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टीचर अगर अच्छे होंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तभी वो बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। फिलहाल हम मौजूद है लक्ष्मी मार्केट स्थित निगम के स्कूल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 दिन का सेमिनार लगाया गया, जिसमें सभी टीचर्स को यहाँ पर किस तरीके से खुद को एक्टिव रख सकें, किस तरीके से अपनी हेल्थ को सुधार सकें, उसके लिए यहाँ पे सेमिनार लगाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 90 स्कूल के अलग अलग टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं। ये सभी टीचर्स यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप योगा कर रहे हैं, सिविल डिफेंस की यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं, उनको डिफेंस की भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, और ये सभी चीज़ें ये टीचर्स जा कर के अपने अपने स्कूलों में उन स्टूडेंट्स को सिखाएंगी, जिससे कि स्टूडेंट्स का भी जो शारीरिक विकास है वो हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं अगर उनका मन और शरीर शांत रहेगा, एक्टिव होगा, तभी वो पढ़ाई में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पर हर वर्ष स्कूलों में निगम के ये सेमिनार लगाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग स्कूलों के सभी टीचर्स मौजूद होते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, साथ ही साथ उनका मानसिक विकास भी हो सके, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई में अपना 100% दे सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। शिक्षा मंत्रालय ने 2022 की तरह 2023 में भी देश भर के 59 स्कूल बोर्ड्स के रिजल्ट का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में बेहद अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें ये पता चलता है कि अक्सर लड़कियां ही बाजी मार जाती हैं, यानी लड़कियों की पासिंग मार्क्स परसेंटेज लड़कों के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रहती है। हालांकि पूर्वी दिल्ली के टीचर्स एक अलग राय रखते हैं। टीचर्स बताते हैं कि सभी स्टूडेंट्स तो एक बराबर हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा वो आगे रहेगा। लड़कियां इसलिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक एजुकेशन के जरिए ही वो अपना भविष्य संवार सकती हैं। वहीं लड़कों भी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी लापरवाही देखी जाती है। हालांकि टीचर्स के लिए सभी छात्र बराबर है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो CBSE का रिजल्ट ऑलराउंड पूरे इंडिया का देखा जाता है, तो उस हिसाब से पता नहीं कहाँ कैसा माहौल होता है। तो
तो उसके बारे में ऐसा कुछ कहना। देखिए मैं कहता हूँ ये जो रिजल्ट रहता है ना मिला जुला रहता है। भले ही आप 10th का आप 12th का रिजल्ट देख रहे हैं सीबीएसई का, लड़कियाँ सच में बहुत अच्छा कर रही हैं, पर अगर हम देखें आईआईटी लेवल पे, जेईई मेंस एडवांस लेवल पे देखें तो वहाँ पे बॉयज़ भी अच्छा कर रहे हैं। तो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक हमेशा ही कंपटीशन बना रहता है गर्ल्स बॉयज़ का, और ये हमेशा अच्छा लगता है मुझे कि कंपटीशन बन रहा है, गर्ल्स अच्छा कर रही हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि दोनों में रिजल्ट अच्छा रहता है, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा कंपटीशन देते हैं आज की डेट में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी है। गवर्नमेंट स्कूल में बोलेंगे तो गर्ल्स बेस अच्छा कर रही हैं, हाँ जी, और बॉयज़ का भी ऐसे ही है, सेम दोनों का अच्छा ही रहता है रिजल्ट हमेशा। टक्कर है, हाँ जी बिल्कुल बराबर की टक्कर बनी हुई है, और ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। कुछ ये देखा है कि गर्ल्स वगैरह को लोग प्रीफर करते हैं सरकारी स्कूल में डाल देने के लिए, और प्राइवेट में देखा है कि बॉयज़ वगैरह डालते हैं। हाँ, मेंटलिटी है सोसाइटी की अपनी, लेकिन वही है हाँ यही सोचते हैं कि शायद लड़कियाँ दूसरे के घर जाने वाली हो, या ऐसा कुछ विचार उनके मन में पनप रहा हो, जिसके लिए वो सोचते हैं कि हाँ नॉर्मल तरीके से हाँ इसमें पैसे लगाना, मतलब एक तरीके से लग रहा है, लेकिन हर कोई नहीं सोचता है। जो मतलब लोअर क्लास फैमिली है मोस्टली यही अपने अपने दिमाग में रखती है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। समाज के दोनों हिस्से हैं, अगर एक हिस्से को आप बढ़ा रहे हो, एक हिस्से को छोटा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल हाँ। खाली बेटों को पढ़ाया जाता है, बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो एक प्रकार से ये प्राइवेट स्कूलों के योगदान को नकारने के बराबर है, जबकि सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों का बराबर प्रतिशत होता है। तो जहाँ तक परसेंटेज की बात है कि भाई लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं या लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये तो हर साल परसेंटेज घटती बढ़ती रहती है। ये ज़रूर है कि सीबीएसई के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम होता है उसका आकलन आप स्टेट के बोर्ड से करें तो वो किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।